हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज जो है न्यूज़पेपर का फॉर्मेट को हमने चेंज कर दिया है ताकि आप लोगों को जो सही कंटेंट है, जिस चीज़ पे डिस्कस किया जाता है वही चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, अननेसेसरी न्यूज़ को यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, आज है 29 जून, है ना। थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे मिलेगा आपको। हम्म तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, यस, 29 जून है और इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पे कवर करेंगे। जनसत्ता न्यूज़पेपर होता है। देखिए, सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पे, और इस पीडीएफ को मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करूंगा, जो कि एग्जाम में लिखना होता है, जो चीज़ समझना होता है, जो चीज़ एग्जाम में पूछे जाते हैं। सब कुछ यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ यहाँ डिस्कस कर देंगे। सबसे पहला मैंने यहाँ पे आर्टिकल पढ़ा, संसद में हंगामा हुआ। अभी आपको पता है, नीट के मामले को लेकर अभी पक्ष और विपक्ष के बीच में पूरा चल रहा है मसला। तो यहाँ पे परीक्षाओं में धांधली, पर्चा फोर, आप देख रहे हो ना, अन्य राज्यों में किस तरह पेपर लीक हो जा रहा है। आप मतलब पेपर जो है मार्केट में ऐसे अवेलेबल है जैसे लग रहा है कि वो जो है मटेरियल है। ठीक है, इस तरह इजिली अवेलेबल हो जा रहा है। तो संसद में हंगामा हो रहा, लोकसभा नहीं चला। कुल मिलाकर जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है ना, तो लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, अपोजिशन लीडर है, वो है राहुल गांधी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है वनडे एग्जाम के लिए। साथ ही आपको बता दें, लोकसभा में जो संसदीय कार्य मंत्री है वो है किरेन रिजिजू। ये भी पॉइंट याद रखेंगे, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा याद रखिएगा, यहाँ पे जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो सभापति हैं वो है मल्लिकार्जुन, माफ कीजिएगा, खड़गे। ठीक है, धन ये इनका क्या नाम है, जगदीप धनखड़, ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, लो राज्यसभा के। और ये जो है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ ये अपोजिशन लीडर है। कहाँ? राज्यसभा में। तो ये नाम याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ये रहा एडिटोरियल पेज। जब मैंने ये आर्टिकल को पढ़ा ना, तो यहाँ पे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, दो तीन फैक्ट याद रखिएगा। डाटा बहुत जरूरी होता है अगर आप किसी चीज़ का आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बेरोजगारी को लेकर, जैसे अभी जेपीएससी का मेंस एग्जाम हुआ था, तो वहाँ पे बेरोजगारी को मुद्दा खुलकर पूछ लिया कि झारखंड में बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे इसकी क्या प्रवृत्ति है, सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या प्रयास किए हैं, और आगे जो है बेरोजगारी जो है बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है, तो इसमें आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। तो इस तरह के जो डायमेंशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन फैक्ट या डाटा याद रखिएगा। ILO, इंटरनेशनल लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा है, उसके अनुसार जो है 2022 में भारत का लगभग 83%, मतलब जितना भी बेरोजगारी था ना, जितने भी बेरोजगार लोग थे भारत में, उसमें 83% जो है ना युवा वर्ग के थे। पहला फैक्ट याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जितना भी लेबर फोर्स है झारखंड में, माफ कीजिएगा, भारत में, उसका जो है ना 58% ही जो रोजगार मिला हुआ है। मतलब 100 लोग मान लीजिए रोजगार के काबिल हैं, तो उसमें से 58 लोग ही रोजगार कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बेरोजगार हैं। ये दो डाटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको ये बता दें, इस आर्टिकल में एक गिग वर्कर करके जो है ना शब्द आ रहा है, गिग वर्कर। मेंस में पूछा जाता है कि गिग वर्कर से आप क्या समझते हैं, इनके सामने क्या चुनौतियां हैं, सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या क्या योजनाएं चला रखे हैं। क्लियर है? और गिग इकोनॉमी भी उसी से मिलता जुलता शब्द है। तो आपको बता दें गिग वर्कर क्या होता है। सिंपल एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए, आप जोमेटो देख रहे हैं, स्विगी देख रहे हैं, ओला उबर देख रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी वहाँ पे वर्क के आधार पर उनको सैलरी या पैसा मिल रहा है। जैसे कि मान लीजिए जोमेटो, मैंने ऑर्डर किया फूड डिलीवरी, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपये का मैंने फूड ऑर्डर किया, ठीक है, तो जो मुझे डिलीवरी बॉय मुझे डिलीवर करके आ गया, तो उसको जो है कंपनी की तरफ से उसी काम के लिए सिर्फ उतना चार्ज किया जाएगा। मान लीजिए 50 रुपया या पर डिलीवरी उसको मिल रहा है, ठीक है, तो जितना काम किया उसको उतना ही पैसा मिल रहा है। यही हो गया गिग वर्कर। तो गिग वर्कर के सामने क्या क्या चैलेंजेस है मैं आपको बता दूं। वहाँ पे सर्कल बनाइएगा, फ्लो चार्ट बनाइएगा, यहाँ पर लिखिएगा चैलेंजेस में फ्लो चार्ट में यहाँ पर लिख दीजिएगा कि इनको जो है ना सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलता है। तो आप गवर्नमेंट जॉब में देखोगे कि वहाँ पे आपको क्या मिलता है, सोशल सिक्योरिटी मिलता है, PF हो गया, ठीक है, आपको वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, यहाँ पर भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, ये भी चुनौती है। जॉब जाने का खतरा है, सरकारी नौकरी में जॉब जाने का खतरा नहीं है, लेकिन गिग वर्कर में या प्राइवेट जॉब में जॉब जाने का बहुत खतरा हो जाता है। ठीक है, अगर आप परफॉर्म ढंग से नहीं करोगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा बिना कारण दिए। साथ ही आपको बता दें, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे नहीं मिलता है, सोशल सिक्योरिटीज यहाँ पे नहीं मिलता है। ये तमाम चुनौती जो है गिग वर्कर के सामने, मेंस वगैरह में यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे मैंने आर्टिकल पढ़ा, तो अभी जो बेरोजगारी जो देश में चल रहा है, ये पूरा वैश्विक मामला है, लेकिन जो देश में इससे निपटने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया, तो सर्कल बनाइए, प्रयास यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे फ्लो चार्ट में यहाँ पे लिखिए मनरेगा, सीधा लिखना, आपको ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, मेंस में ऐसे ही लिखा जाता है।
फ्लो चार्ट के माध्यम से, क्योंकि आप जो पढ़ के जा रहे हो ना, जो आप रट के जा रहे हो ना, वो काम नहीं आने वाला है। आपको बस वही याद आएगा जो जनरल चीज़ है, क्योंकि समय बहुत लिमिटेड होता है और आपको जो है ना 3 घंटे में जो है 6-7 क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने होते हैं 6-6 पेज का, ठीक है। तो सरकार ने क्या क्या प्रयास किया है, तो यहाँ पे आपको बता दें, मनरेगा को हो गया, ठीक है, मनरेगा हो गया, फिर आपका यहाँ पे स्वामित्व योजना, ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना, माफ कीजिएगा, पीएम स्वनिधि योजना यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा पीएम स्वनिधि योजना जो स्ट्रीट वेंडर के लिए जो निकाला गया था। साथ ही यहाँ पे PMAG हो गया, PLI जो स्कीम हो गया, PLI हो गया ना। ये तमाम योजनाओं का आप जिक्र कर देंगे। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो यहाँ पे रोजगार जनरेट करने के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है। साथ ही आपको ये बता दें, सरकार और क्या प्रयास कर रही है, तो सरकार जो है ना अन्य देशों के साथ समझौता कर रही है। समझौता क्या कर रही है कि आपको लेबर चाहिए, हम सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, भारत में रेवेन्यू आएगा, FDI बढ़ेगा भारत का, और वो फिर अलग अलग सेक्टरों में खर्च किए जाएंगे। ये प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और देख लीजिए यहाँ पे, जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा स्कीम को लॉन्च किया गया है मतलब बेरोजगारी से निपटने के लिए, उसी प्रकार का योजना जो है सरकार को शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी से निपटने के लिए लाना चाहिए। ये तमाम जो है सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आर्टिकल में इतना ही जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको मेंस आंसर राइटिंग में ऐसे ही ध्यान रखना है और ऐसे ही आंसर लिखना है। क्लियर है? चलिए फिर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे एक और आर्टिकल है, ये जो है ना सुविधा और असुविधा। मान ली मेंस आंसर राइटिंग में आपको क्या होता है कि आपको चीज़ों में क्वेश्चन जो डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, आपको रिव्यू करने पूछेगा, चैलेंजेस पूछेगा, क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो सब पूछेगा। तो यहाँ पे जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो किस तरह जो है ना मनुष्य जो इंसान है उसके काम को, हाँ, तो हम लोग तो यहाँ पे इस आर्टिकल में जो है, यहाँ पे आर्टिकल में जैसे कि ऐसे पेपर हो गया, मेंस पेपर हो गया, इसमें पूछता है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी ने, स्मार्टफोन ने इंसानों के काम को किस तरह आसान, सरल, सहज बना दिया है, ठीक है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो युवा वर्ग हैं, जो किशोर हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए चुनौती पैदा कर दिया है। कैसे? देखिए, स्मार्टफोन जीवन को सहज, सरल और आसान बना दिया है। यहाँ पे आप लिखोगे सकारात्मक पक्ष के व्याप में, ठीक है, सकारात्मक पक्ष लिखोगे या पॉजिटिव पॉइंट लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सहज, सरल और आसान बना दिया है, जिससे कि आप बैंकिंग सुविधा ले सकते हैं घर में बैठे बैठे, रेल टिकट को बुक कर सकते हो घर बैठे बैठे। तो ये सब जो है आपके सकारात्मक जो यहाँ पे परिणाम है। लेकिन जो नुकसान है, आपको नुकसान में ऐसे ही बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नुकसान करके फ्लो चार्ट बनाइए। यहाँ पर लिखिए बच्चों पे प्रभाव। बच्चों पे क्या हो रहा है कि लोग जो यहाँ पे वीडियो गेम यूज कर रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, उनको आंख वगैरह में प्रॉब्लम हो रहा है, फिर वो अपराध से जुड़े हुए वीडियो देख लेते हैं, वो अश्लील वीडियो देखने लग रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों और किशोरों के लिए प्रॉब्लम कर दिया है कि यहाँ पे फायदा से ज़्यादा नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। वीडियो गेम खेल रहे हैं, ऑनलाइन सट्टा लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे आप ड्रीम 11 वगैरह देख रहे हो ना, कई हानिकारक वस्तुओं का विज्ञापन वो देख ले रहे हैं, अश्लील फिल्में देख रहे हैं, महंगी जीवन शैली जैसे उपायों पर बच्चों के हाथ आ गए हैं। कुल मिलाकर ये चैलेंजेस हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पक्ष और विपक्ष मैंने दोनों पॉइंट रख दिया, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। और इसके बाद मुझे कुछ और, हाँ, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, जैसे कि चाहे युवा वर्ग हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे बच्चा, सब पे जो है ना अवसाद, डिप्रेशन जैसे लक्षण देखने लगेंगे, मानसिक जो है परेशानियां देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद चिड़चिड़ापन नजर आएगा। और यहाँ पे स्टेटस सिंबल, फिर महंगे मोबाइल गैजेट्स वगैरह, आईफोन वगैरह जो बच्चे जो लेके घूम रहे हैं, उनको लगता है कि हम आईफोन जैसी चीज़ों को अगर रख के हमको सोसाइटी में ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ से बचना है। क्लियर है? तो ये आर्टिकल कहीं ना कहीं आपको ब्रॉड माइंडेड तरीके से समझाता है किस तरह जो है आंसर लिखना है आपको एग्जाम में। फिर देख लीजिए यहाँ पे, अभी आपने देखा कि यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखें, हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, सभी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, ठीक है। तो रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है ना, तो ये बहुत बड़ा मसला बन जा रहा है, क्योंकि 3 साल अब होने वाला है। तो रूस यूक्रेन पे जो है ना, रूस का सपोर्ट करने वाला कौन है, एक है नॉर्थ कोरिया और एक है चाइना। ये दोनों जो है ना रूस को जो है समर्थन कर रहा है। बाकी सभी ने जो यहाँ पे क्या किया है, विरोध किया है। भारत का क्या स्टेटस है, तो भारत ने स्वतंत्र नीति अपनाया है। क्या अपनाया? भारत ने स्वतंत्र नीति अपनाया। इसी तरह में इसमें पूछेगा आपसे, ठीक है, कि भारत का क्या पक्ष रहा है इन दोनों को लेकर। तो भारत ने स्वतंत्र नीति जो है यहाँ पे अपनाया है। भारत जो है मानवीय सहयोग के लिए दोनों देशों का समर्थन करता है, और भारत का जो संबंध है दोनों देशों के साथ एक मधुर संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, G7 जो सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। याद रखिएगा, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
ठीक है। साथ ही जो यूरोपीय है, मतलब जो चाइना है और नॉर्थ कोरिया है, रूस के साथ अगर यहाँ पे नज़दीकी बढ़ रहा है ना, तो यूरोपीय और वेस्टर्न कंट्री के लिए बहुत बड़ा परेशानी बन जा रहा है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, ये सब आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मुझे जल से संकट, देखिए जल संकट अब बहुत बड़ा समस्या बनने वाला है। इसके पीछे आपको कारण बता दें, जल का दोहन, आज पूरी दुनिया में जल संकट का जो है परिणाम देखने को मिल रहा है। अब जल का बेफिजुली यूज कर रहे हो, ठीक है, अननेसेसरी यूज कर रहे हो, बर्बादी कर रहे हो, तो जल संकट तो उत्पन्न होगा ही। आप जो है पेड़ काटे जा रहे हो, घर बनाए जा रहे हो, और जो जल जो होता है, जो बारिश का जो जल होता है, वो 80% जो है जल का प्रयोग हम लोग जो है नहीं कर पाते हैं, मात्र 12% ही यूज़ कर पाते हैं। हम लोग जो है वर्षा जल को कंजर्व कर ही नहीं पा रहे हैं, वो बह जा रहा है शहर से। तो वहाँ पर क्या होगा, ग्राउंड लेवल तो घटेगा ही ना। शहरों में जो है ये बहुत बड़ा जो कंसर्न बनते जा रहा है। तो अभी हम लोग क्या करना है, जो बारिश स्टार्ट होगा तो कोशिश करना है कि जो बारिश का जो जल है ना, उसको ग्राउंड के अंदर भेज दें। कैसे भेजें? तो इसके लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन को लेकर आप गूगल वगैरह कीजिएगा, कैसे पानी को जो है कंजर्व किया जाता है, इस तरह के उपाय कीजिएगा, तभी जो है आपका ग्राउंड लेवल मेंटेन रहेगा और भविष्य में पानी का दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो जल संकट एक बहुत बड़ा मसला बनते जा रहा है। फिर ये देखिए, जवाबदेही का जनादेश, जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो लोकसभा स्पीकर है वो एक संवैधानिक पद है, ठीक है, उनकी कार्य और भूमिका का चर्चा करें। साथ ही ये जो है पद विवादित रहा है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं, और इसमें जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो है लोकसभा स्पीकर का जो पद है, कैसे इसको मजबूत किया जाए, ठीक है। तो आपको बता दें, कार्य और भूमिका तो आपको पता है, सदन का चलाना काम होता है, ठीक है। उसको अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, लोकसभा स्पीकर का जो चुनाव कैसे होता है, तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही होता है, ठीक है। ये सब जो जनरल चीज़ है सबको पता है। लेकिन जो विवादित है, क्यों विवाद में रहता है ये पद, देख लीजिए। अभी जो 17वां जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, मतलब चुनाव जो हुआ था, माफ कीजिएगा, जो लोकसभा जो चल रहा था 17वीं चल रहा था ना, उसमें जो है विवाद का मसला ये है कि बहुत सारे बिल जो है ना विपक्ष के अभाव में, मतलब गैर हाजिरी में ही पास कर दी जाती है। इस कारण से लोकसभा जो पद है उस पर जो है विवादित हो रहा था। साथ ही आपको बता दें, बहुत सारे जो बिल को संसदीय समिति के पास भेजने के लिए विपक्ष ने जो है यहाँ पे आवेदन दिया था, लेकिन इसको संसदीय समिति के पास भेजा नहीं गया था। इस कारण से जो है लोकसभा जो पद है यहाँ पे क्या रहा, विवादित रहा। साथ ही यहाँ पे अहंकार जैसे शब्द भी देखने को मिलता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, मेंस में बहुत काम आएगा। जैसे अभी जेपीसी का मेंस हुआ था, तो उसमें प्रधानमंत्री की जो भूमिका है, उसके कार्यों को लेकर जो क्वेश्चन पूछा कि बताइए, इनका समीक्षा कीजिए, और ये विवादित में पद क्यों रहता है। तो बहुत सारे आपको पता है, जैसे कि अगर मान लीजिए जो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनको अगर जन आदेश, मतलब उनको अगर बहुमत बहुत ज़्यादा मिल जाता है तो मनमानी करने लगेंगे। जैसे कि मान लीजिए केंद्र में अगर है किसी का सरकार, और राज्य में जो है अन्य पार्टी का जो है सरकार रहेगा, तो वहाँ पे विवाद देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने तमिलनाडु के मामले में देखा था कि सरकार जो वहाँ की राज्य सरकार थी, पासा मांगी थी, तो केंद्र जो है भेजने में बहुत लेट कर दिया था। दिल्ली के मामला में देख लीजिए, दोनों का पार्टी डिफरेंट है, तो दिल्ली में देखिए यहाँ पे बार बार न्यूज़ में गवर्नर आते रहते हैं, विवादित मामला होते रहता है। तो ये सब चीज़ को लेकर जो है विवादित रहते हैं प्रधानमंत्री का पद। तो ये समीक्षा में आपको ये सब निगेटिव पॉइंट ही लिखना होता है। क्लियर है? तो ये सब चीज़ कैसे समझ में आएगा? आपको एडिटोरियल पढ़ने से, ये न्यूज़पेपर को पढ़ने से आएगा, ठीक है। किताबी ज्ञान सही है, लेकिन आपको अवेयर जो समसामयिक जो मुद्दे होते हैं ना, उस पर अपना पकड़ रखिएगा, तभी आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे। 1 जुलाई से लागू हो जाएगा नया आपराधिक कानून। पता है ना, पहले अभी ब्रिटेन का जो बनाया हुआ कानून था, सीआरपीसी, आईपीसी, उसको फॉलो कर रहे थे। अब जो है 1 जुलाई से हमारा कानून जो भारतीय लोगों के द्वारा तैयार किया गया है, भारतीयों के लिए तैयार किया गया है, और ऐसा कानून को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। और यहाँ पे अगर एक है श्रुति ऐप, याद रखिएगा, श्रुति ऐप। कल मैंने संज्ञान ऐप के बारे में बात किया था ना, आज श्रुति ऐप के बारे में देख लीजिए। यही सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि श्रुति ऐप क्या है। तो ये जो है ना, जो नए कानून जो लागू होंगे 1 जुलाई से, उसमें जो है अवेयरनेस फैलाने का ये काम करेगी, ठीक है, और न्यायिक मदद आपको पहुंचाएगा। तो श्रुति ऐप ध्यान रखेंगे आप। साथ ही आपको ये बता दें, जितना भी यूजीसी है, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी हायर एजुकेशन वाली कॉलेजेस हैं, वहाँ पे अब सभागार होगा, वहाँ पे सम्मेलन वगैरह होंगे, ताकि नए कानूनों के बारे में यहाँ पे जागरूकता फैलाई जाए। ठीक, चलिए अब आइए फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। भारत के पास 653 हो गया। ये सब क्वेश्चन है। अभी जो है मेंस, जेपीसी मेंस हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए भारत में जनसंख्या लाभांश के जो है संकेत को आप कैसे देखते हैं। मतलब आपको बताना है कि जनसंख्या लाभांश का भारत को क्या क्या फायदा हुआ। तो अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में बता दीजिए कि भारत का जो फॉरेन रिजर्व में बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। साथ ही आपको बता दें भारत का जो औदा है, जो साख है, ग्लोबल लेवल पे बढ़ा है, ठीक है। तो ये तमाम अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में लिखना होता है।
चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं फॉरेन रिजर्व में भारत का कितना 653 अरब डॉलर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वन डे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। इसमें जो है ना क्या क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है ना, उसमें आपका क्या क्या शामिल होता है। यहाँ पे फॉरेन करेंसी एसेट होता है, फिर जो IMF के पास जो हमारा रिजर्व रखा ना वो शामिल होता है, साथ ही गोल्ड इसमें शामिल होता है। ठीक, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको यकीन नहीं होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो खरीदिए या डाउनलोड कीजिए मार्केट से, आपको सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, तो हम वही चीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये चीज़ हो गया। चलिए, और आप ये बता दें कि फॉरेन रिजर्व में सिर्फ डॉलर ही शामिल नहीं है, आपका येन भी शामिल है, जापान का येन है ना, पाउंड भी ठीक है शामिल है, यूरो भी शामिल है। और बिहार में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि पिछले बार पूछ लिया था कि सबसे महंगा करेंसी कौन है। अभी JPSC का CDPO एग्जाम हुआ था प्रीलिम का, उसमें पूछ दिया कि सबसे महंगा करेंसी कौन है, तो वहाँ पे कुवैत का रियाल था, कुवैत का दिनार। ठीक है, कुवैत का दिनार जो है सबसे महंगी करेंसी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था और मैं इसका जिक्र भी किया था कि आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा स्टेट पीसीएस में, अब ऐसे ही पूछ रहा है। चलिए, अब ये राजकोषीय घाटा क्या है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए सरकार का जो है बजट है 100 रुपया का, ठीक है, और खर्च उसका हो रहा है 125 रुपया, तो 25 रुपया तो कहीं ना कहीं से उसको उधार लेना होगा, या तो मार्केट से ले या तो बाहर से ले। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, कि सरकार को अपने खर्च के लिए कितना उधार लेना पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा से हमको ये पता चलेगा कि सरकार को कितना खर्च लेना पड़ता है। तो आपको ये बता दें कि 2024-25 में जो सरकार का जो है अनुमान है कि मेरा इतना राजकोषीय घाटा होगा, वो 5.1 होगा। याद रखिएगा, बीपीएससी एग्जाम में ये आ रहा है, लिख लीजिए ये वाला 5.1% रखने का अनुमान रखा गया। पहला ये फैक्ट हो गया। दूसरा याद रखिए कि FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट जो है, FRBM मैनेजमेंट एक्ट 2003 का, इसके तहत भारत ने 2025-26 तक जो है ना 4.5% जो है राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा FRBM 2003 के तहत 4.5% रखने का लक्ष्य रखा गया। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैंने इसको PPT प्रेजेंटेशन में बनाया ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। बहुत सारे जो है, इससे पहले क्या हो रहा था, वीडियो में स्क्रॉलिंग करने में समय बहुत ज़्यादा जा रहा था। ठीक है, तो हम लोग समय को यहाँ पे बचाए हैं, अननेसेसरी चीज़ को यहाँ पे हटा दिए हैं। देखिए, 8 बुनियादी ढांचा, UPSC में, BPSC में, सब एग्जाम में पूछा है। तो 8 बुनियादी ढांचा में कौन कौन सा मद शामिल होता है उसको देख लीजिए। इसमें है नेचुरल गैस, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल होता है, कोयला हो गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इस्पात हो गया, सीमेंट हो गया, बिजली हो गया। ये 8 चीज को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा मद शामिल है, कौन सा नहीं है, बीपीएससी में खूब पूछता है ये सब। तो आपको ये बता दें, इसका जो परसेंटेज है ना, जो इंडस्ट्री में, ये देखिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ये देख रहे हैं ना, इसमें 40% का योगदान, 40.27% का योगदान जो है ना, इसी 8 सेक्टर का है। ये क्वेश्चन रट लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला ये। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये क्वेश्चन जो है कई दफा एग्जाम में पूछा गया है। FATF जो है ना कब बना है, 1989 में बना है। ठीक है, जब G7 का सम्मेलन हो रहा था, ग्रुप 7 का सम्मेलन हो रहा था। ठीक है, तो उस समय जो है इसको बनाया गया था 1989 में। पहला फैक्ट याद रखिएगा। और ये जो FATF है ना, ये 2-3 मुद्दे पे काम करती है। जैसे कि मान लीजिए, ये जो है अभी हाल में कहाँ हुआ, सिंगापुर में इसका सम्मेलन हुआ। तो यहाँ पे आतंकवाद को लेकर, और आतंकवाद का जो वित्त पोषण है, आतंकवाद और जो वित्त पोषण है, मतलब आतंकवाद को जो फंडिंग करता है, उसको रोकने के लिए आपने क्या प्रयास किया है। ठीक है, ये हो गया पहला, उस पर कार्रवाई करना है। दूसरा, यहाँ पे अगर बात करें तो आतंकवादी वित्त पोषण हो गया, और आतंकवाद धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपने क्या प्रयास किया है, इस पे आपका जो है यहाँ पे परिणाम देखा जाता है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है 2 मुद्दे पे काम करती है। एक तो टेरर फंडिंग को रोकने के लिए प्रयास करती है, और मनी लॉन्ड्रिंग पे आपने क्या प्रयास किया है, देशों की क्या सफलता रही है, उस पर जो है यहाँ पे काम करता है। भारत ने जो है 2010 में इसको ज्वाइन किया था, याद रखिएगा। 1989 में ये संस्था बना है। ठीक है, टेरर फंडिंग को लेकर और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ये काम करती है ये संस्था, और ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल है। अब देखिए, ये है चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। यहां से 2-3 फैक्ट याद रखिएगा। अभी न्यूज में आ गया है पंचशील सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। पंचशील सिद्धांत कब हुआ था, 1954 में। ये चाइना और भारत के बीच में एक जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ था कि देखिए भैया, 5 मुद्दा रखते हैं, आपको भी इसको पालन करना और हम भी पालन करेंगे। तो ये 5 मुद्दा कौन कौन सा था पंचशील में। ठीक है, तो भारत इसको पंचशील बोलता है, और चाइना वाला इसको पता क्या बोलता है, इसको बोलता है, यहाँ देखिए मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, कहाँ गया है, ये देखिए, सह-अस्तित्व यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, हाँ, सह-अस्तित्व दिखा ना। चाइना बोलता है इसको शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, और भारत बोलता है इसको पंचशील। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा, और चाइना के प्रधानमंत्री थे चाओ
एनलाई, चौ एनलाई। तो न्यूज़ में इसलिए आ गया है कि अभी आप जो ग्लोबल सिनारियो देख रहे हो ना, रसिया यूक्रेन वार देख रहे हो, फिर आप हमास और इजराइल के बीच में युद्ध देख रहे हो, फिर वेस्टर्न कंट्री चाइना के बीच में विवाद देख रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ से निपटने के लिए पंचशील जो सिद्धांत है ना, उसका प्रासंगिक बढ़ गया है, उसकी जो है ना बढ़ गया। तो ये पंचशील है क्या? इसमें 5 मद शामिल किया गया। एक दूसरे की सॉवरेनिटी का सम्मान करना। मान लीजिए भारत और चाइना है, एक दूसरे का जो सॉवरेनिटी है उसका सम्मान करना, और भारत का सम्मान करता है कि चाइना जो है ना 1962 में धोखा देके हम पे हमला कर दिया, ठीक है। और 1962 में जो है युद्ध हुआ था हमारा बीच में और हम लोग हार गए थे, ठीक है। तो ये जो है ना पंचशील को फॉलो नहीं किया था। चलिए, तो ये था आपका पहला चीज़। दूसरा क्या है कि जो क्षेत्रीय अखंडता है, तो रीजनल इंटीग्रिटी है, उसका सम्मान करना। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। जैसे चाइना क्या करता है, पीओके का मामला में इंटरफेयर करता है। फिर आपका जो लद्दाख का मामला में है स्काई चीन है ना, उस पे मामला में क्या करता है, ये दखल करता है। ये हमारा अभी अरुणाचल प्रदेश के मामला में दखल कर रहा है, तो भारत भी इसको जवाब देगा ना। इसलिए तिब्बत के मामला में भारत जो है इनडायरेक्ट अब इन्वॉल्वमेंट कर लिया, इसलिए ये अकबका गया है पूरा, ठीक है। डर गया ये चाइना, अब भारत से पंगा लेना सही नहीं होगा, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। तो भारत ने भी तिब्बत को लेकर मसला उठा दिया है। साथ ही आपको बता दें यहाँ पे समानता और पारस्परिक लाभ को लेकर और सह-अस्तित्व को लेकर यहाँ पे बात की जाती है पंचशील में। ये हो गया। फिर ये 1955 में हम लोग अगर बात करें, और यहाँ पे मेंस में ये क्वेश्चन पूछेगा इसकी प्रासंगिकता क्या है, तो पंचशील जो सिद्धांत, इसमें 5 सिद्धांतों के बारे में बात कीजिएगा। और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गया क्योंकि अभी जो आप देख रहे हो ना ग्लोबल सिनेरियो, उससे निपटने के लिए सक्षम है। उसके बाद ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है ना, मतलब एक्सटर्नल मिनिस्टर है हमारे। ये अभी जो है एससीओ का सम्मेलन होगा, कहाँ होगा, ये होगा कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान कुछ दिन पहले न्यूज़ में आता है, 2-3 दिन पहले, क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम आबादी है 96% है, और यहाँ पे हिजाब को पहनना बंद कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। आई थिंक कजाकिस्तान में ही है ना, आप लोग कंफर्म कीजिएगा, ठीक है। और वहाँ पे ईदी आपको पता है ना, ईद के परिवार में जो एक दूसरे को तोहफा दिया जाता है, उस पर भी बैन लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि बेफिजूल खर्च नहीं करना, हमें बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करना है, उनके स्किल पे काम करना है, ना कि फालतू के खर्च को लेकर। तो कजाकिस्तान में है एससीओ सम्मेलन होगा, और भारत के प्रतिनिधि करेंगे हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर, याद रखेंगे। एससीओ में कौन कौन सा देश है ये भी शामिल कर देख लीजिए। रशिया है, चाइना है, भारत है, पाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। 8 मेंबर है ये। और ये जो है ना आर्थिक और सुरक्षा समूह है, ठीक है, आर्थिक और सुरक्षा समूह है, याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर हम लोग बात करेंगे बलपूर्वक यथास्थिति बदलने पर एक तरफा कार्रवाई का विरोध। कुल मिलाकर हमने जब इस आर्टिकल को पढ़ा तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अभी क्या है, साउथ चाइना सी, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ साउथ चाइना सी। अभी जो है साउथ चाइना सी को लेकर यहाँ पे विवाद चल रहा है। देखिए दक्षिणी चीन सागर, इसको क्या बोलता है चाइना कि ये मेरा एरिया है, लेकिन वहाँ पे जो भी आइलैंड, जो द्वीप हैं, जैसे फिलीपींस हो गया, ताइवान हो गया, ये बोलते हैं हमारा भी एरिया है, वो आपका अकेले का नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे विवाद चलते रहता है। तो मसला क्यों हो गया, चाइना इसलिए कर रहा है ना क्योंकि यहाँ पे रिजर्व है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी रिजर्व को पाना चाहता है चाइना और उसका दोहन करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे जो भी सटे कंट्री है वो तो दे तो नहीं देंगे इतना आसानी से, क्लियर है। तो इसी को लेकर जो है यहाँ पे विवाद चलता रहता है। पूछेगा कि साउथ चाइना सी जो है न्यूज़ में रहता है, इसके पीछे जो है विवाद होने का कारण क्या है, तो चाइना इस पर दावा ठोके रहता है, अन्य देशों भी इस पर जो है दावा ठोक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हाइड्रोकार्बन का विशाल भंडार है, देख रहे हैं ना ये चीज़, और चीन जो है इसका यूज़ करना चाहता है पूरा का पूरा। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। फिर देखिए IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। बहुत लोगों जो मैनेजमेंट का पढ़ाई करते हैं तो IIM वगैरह जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उस पर जो है दाखिला लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना महिलाओं का जो भागीदारी है, महिलाओं का जो प्रेजेंस है बहुत कम हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा चिंता बनते जा रहा है। तो कैसे हम यहाँ पे महिलाओं का प्रेजेंस को बढ़ाएं, कैसे जो है PGP पोस्ट ग्रेजुएट जो प्रोग्राम होता है उनमें महिलाओं का दाखिला को बढ़ाएं। तो इसके लिए एक जो है मैकेनिज्म काम करता है, देखिए सुपर न्यूमरेरी प्रणाली सिस्टम जो है, सुपर न्यूमरेरी प्रणाली, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये इस तरह का एग्जाम में जो है कभी कभी पूछ लेता है। इस सुपर न्यूमरेरी मतलब माफ कीजिएगा, सुपर न्यूमरेरी जो सिस्टम है वो खबरों में रहता है इसके, और ये क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो महिलाओं का दाखिला या महिलाओं का प्रेजेंस बढ़ाने के लिए हायर इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। चलिए फिर देख लीजिए, ये हमारे पहले जो है ना फॉरेन सेक्रेटरी कौन थे, विनय क्वात्रा थे। अब हमारे जो है अगला जो है फाइनेंस, माफ कीजिएगा, फॉरेन सेक्रेटरी कौन हो जाएंगे, विक्रम मिस्त्री, इंपॉर्टेंट है विक्रम मिस्त्री, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बीपीएससी एग्जाम में इस पर टारगेट करेगा इसको पूछने का। फिर यहाँ पर देख लीजिए
नौसेना और तटरक्षक बल ने खराब मौसम के बीच जो मरीजों को कोची से निकाला। अभी आप देखोगे लक्षद्वीप में जो अगाती द्वीप, पूछेगा कि अगाती जो आइलैंड है वो किस यूटी में या राज्य में है, तो लक्षद्वीप में है, याद रखेंगे इसको। दूसरा क्या है, हमारे जो भारत है उसमें जो 80% जो है ना वर्षा, जो 80% जो वर्षा होती है ना, ठीक है, ये इसी मानसून से होता है, साउथ वेस्ट मानसून से 80% वर्षा, याद रखिएगा, ठीक है। फिर है ये नाडा। नाडा क्या होता है, नेशनल डोपिंग एजेंसी है हमारा, जो कि एस्टेरॉयड जो प्रतिबंधित जो दवा होता है आप उसका यूज नहीं करोगे। इंटरनेशनल मतलब जो भी गेम्स वगैरह होते हैं, चाहे नेशनल गेम्स में होता है, तो नाडा इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल संस्था है। तो ये है मानू, क्या नाम इनका, मनु भुवनेश्वर, इनका नाम है मनु भुवनेश्वर, और ये भाला फेंकते हैं, भाला थ्रोवर है ये, ठीक है। तो इनको जो है प्रतिबंध लगा दिया गया, निलंबित कर दिया गया है कुछ समय के लिए कि आप जो है एस्टेरॉयड का यूज किए गए थे, जो कि प्रतिबंधित दवा है, और आप इस तरह का सेवन करके आप जो है नेशनल गेम या इंटरनेशनल गेम नहीं खेल सकते। तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आता है तो अपना फीडबैक जरूर दें। बहुत लोग फीडबैक देते हैं, इसलिए मैं जो है दिन ब दिन इस पर सुधार करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक देंगे, उस चीज़ को जो है इंप्लीमेंट करने में मुझे मज़ा आता है। धन्यवाद।